भाई साहब, धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ बस धुआं धुआं हो गया। पर जैसे ही भाप छटी, हमारा ब्लेयर बीच में एकदम हीरो की तरह खड़ा नजर आया। वो बड़े आराम से अपने कपड़े झाड़ रहा था, जैसे उसने कोई विस्फोट नहीं किया, बस झाड़ू लगाई हो। उधर वो जो वाटर मेज था, उसका तो दिमाग ही चकरा गया। वो गुस्से में पागल होकर चिल्लाने लगा, अबे वो छोकरे, ये क्या किया तूने? एक मामूली सा बच्चा ऐसी खतरनाक तकनीक आजमा कैसे सकता है? पर अपने एमसी ब्लेयर के लिए तो लॉजिक एकदम सिंपल था, जैसे कोई मैगी बनाना सिखा रहा हो। देखो अंकल, बहुत आसान है। पहले स्टेप में पानी का गोला बनाओ, दूसरे में आग का गोला, और तीसरे स्टेप में दोनों को हाथ से आपस में भिड़ा दो। उसने ज्ञान पेला कि जब ये दोनों मिलते हैं तो अलग रहने के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। अब इसे आप उसकी जीनियस खोपड़ी कहो या पागलपन, ये आप खुद तय कर लो। नीले चोगे वाले बाबा की तो सांस ही अटक गई। उन्हें इस जीवन का संकट होने लगा, क्योंकि ये लड़का बड़े मजे में एक साथ दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था। वो बेचारे इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ब्लेयर से कहा, बेटा तू यहीं रुक, मुझे थोड़ा वक्त दे ताकि मैं ये हजम कर सकूं कि मेरी पूरी जिंदगी की पढ़ाई बेकार हो गई। इतने में जैस्मिन ने मेजबानी शुरू की और ब्लेयर को चाय पिलाई। ब्लेयर ने थैंक यू तो बोल दिया, पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि जैस्मिन उसके पास किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़ी थी। उसने शर्माते हुए कहा, मैम खड़ी क्यों हो, बैठ जाना। बातचीत को और अजीब होने से बचाने के लिए ब्लेयर ने पूछ लिया, मैम क्या आप भी जादूगरनी हो? जैस्मिन ने वो धाका देखने के बाद हाथ जोड़ लिए और बोली, भाई मेरा हुनर तेरे लेवल के आसपास भी नहीं है। पर ब्लेयर ने यहाँ दिखावे वाली सादगी का ऐसा छक्का मारा कि पूछो मत। उसने कहा, अरे नहीं मैम, मैं कहाँ इतना अच्छा हूँ, मैंने तो अभी शुरुआती लेवल भी पार नहीं किया है। उसने दावा किया कि यह सब टेक्निक का कमाल है, उसकी ताकत का नहीं। उसने बड़े टशन में कहा, दो एलिमेंट्स एक साथ चलाना तो बाएं हाथ का खेल है। बस वैसा ही है जैसे आप अपने दोनों हाथों से एक साथ दो काम करते हो। अपनी बात सच साबित करने के लिए उसने एक कागज पकड़ा और दोनों हाथों से एक साथ ड्राइंग बनाने लगा। ड्राइंग पूरी करके उसने बड़े गर्व से जैस्मिन को थमाई। शायद उसे लगा होगा कि जैस्मिन अब तालियां बजाएगी। जैस्मिन ने पेंटिंग देखी और बड़े प्यार से बोली, अरे वाह, ये कुत्ता और बिल्ली तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। भाई साहब, यहाँ तो पोपट हो गया। ब्लेयर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने झेंपते हुए उसे ठीक किया, मैम ये कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि एक भेड़िया और शेर है। साफ पता चल गया कि ब्लेयर का जादू जितना हाई लेवल है, उसकी पेंटिंग उतनी ही नर्सरी लेवल की है। बेचारी जैस्मिन ने माहौल को संभालने के लिए कह दिया, अरे हाँ हाँ, मैं भी एक साथ दो काम कर सकती हूँ। इधर ब्लेयर अपना मैजिक शो खत्म करके चाय की चुस्कियां ले रहा है, और उधर सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है। वो दोनों परीक्षक, जिनका दिमाग अभी अभी फटा था, सीधे वाइस प्रेसिडेंट वीपी के ऑफिस जा धमके, ताकि हमारे हीरो की चुगली कर सके। वीपी तो एक पल के लिए भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सीधा सीधा उन्हें पागल घोषित कर दिया और बोला, अरे होश में आओ, कोई मामूली स्टूडेंट एक साथ दो दो एलिमेंट्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये नामुमकिन है। पर नीले चोगे वाला ब्रेडी अड़ गया। उसने अपनी कसम खा ली कि उसने और आंद्रे ने अपनी इन आंखों से वो चमत्कार देखा है। अब वीपी साहब ओवर थिंकिंग के गहरे सागर में डूब गए। उन्हें लगा कि कहीं इस लड़के ने मैजिक का कोई नया शॉर्टकट तो नहीं निकाल लिया। पर तभी उनके अंदर का बिजनेसमैन जाग उठा। उन्होंने पूरा बिजनेस या दिमाग लगाया। अगर ये तकनीक आम आदमी के बस की नहीं है तो इसका अचार डालेंगे क्या? मुझे तो ऐसा तरीका चाहिए जिससे धमाका घर घर में मास प्रोड्यूस किया जा सके। वीपी के आदेश पर सारे मैनेजरों और स्टाफ की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। आधे से ज्यादा तो चिढ़े हुए थे, क्योंकि जादूगर होने का मतलब यहाँ ढेर सारी कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क करना था, और वो काम छोड़कर आए थे। तभी प्रेसिडेंट साहब उन दोनों परीक्षकों के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऐलान किया कि भाई, एक नई तकनीक का आविष्कार हुआ है, पर इसमें एक बहुत बड़ा पंगा है। आपको आग और पानी एक साथ पैदा करने होंगे। ब्रेडी ने सबको चैलेंज दे दिया, चलो भाई सब आजमा कर देखो। देखते हैं ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा या बस एक इत्तेफाक था। जादूगरों की भीड़ ने तुरंत हेट करना और शक करना शुरू कर दिया, अरे भाई हम जैसे शरीफों के लिए मुमकिन ही नहीं है। वहीं वो बैगनी बालों वाली लड़की लाइब्रेरियन ने एक पल के लिए हमारे हीरो ब्लेयर की तरफ देखा, और उसे शक हुआ कि कहीं इस सारे रायते के पीछे इसी का हाथ तो नहीं। और अगले ही पल उसने अपना इरादा बदल लिया, ना, ये तो बेचारा सीधा सादा स्टूडेंट है, ये क्या ही करेगा। भाई साहब, एसोसिएशन के हॉल में तो जैसे जादूगरों का मेला लग गया है। पर अफसोस कि ये सारे सूरमा फिजड्डी साबित हो रहे हैं। हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा है कि किसी तरह आग और पानी दोनों को एक साथ काबू कर सके। एक भाई साहब तो एकदम किंग बनने की कगार पे थे। एक हाथ में आग दहक रही थी, दूसरे में पानी बन रहा था, और एक सेकंड के लिए लगा कि भाई बाजी मार ले गया। पर तभी असलियत ने अपना रंग दिखाया। पानी बेकाबू होकर इधर उधर छिटक गया, मंत्र टूट गया, और भाई साहब वापस जीरो पर आ गए। आखिर में सबको समझ आ गया कि एक साथ दो काम करना सबके बस की बात नहीं है, और पूरी भीड़ चिल्लाने लगी कि अरे भाई, ये तो नामुमकिन है। ब्रेडी ने तुरंत वीपी की तरफ देखा और अपनी भौहें उचकाते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना। अब चूंकि उस कमरे में कोई आइंस्टीन तो बैठा नहीं था, तो वीपी साहब ने सीधा आदेश दे दिया, जाओ उस लड़के ब्लेयर को पकड़ कर लाओ, वही बताएगा कि वो मैजिक के नियमों की धज्जियां कैसे उड़ा रहा है। जब ये लोग ब्लेयर की तरफ जा रहे थे, तो ब्रेडी ने प्रेसिडेंट साहब से कुछ पूछने की कोशिश की, पर बुजुर्ग ने बीच में ही उसकी बात कर दी। प्रेसिडेंट साहब थोड़े डिप्रेशन में लग रहे थे। उनका मानना था कि ये जादू सिर्फ चेनलू यानी ब्लेयर ही चला सकता है, बाकी लोगों की तो इसे देखकर ही फट जाती है। उन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि हमारे लड़के को टेस्ट में फेल ठोक देंगे। लेकिन तभी सीन पलट गया।
जैसे ही सब उम्मीद छोड़ चुके थे, जैस्मिन वहां प्रकट हुई और उसने ऐसा फ्लेक्स मारा कि सबकी बोलती बंद हो गई। वो बड़े आराम से खड़ी थी और उसके एक हाथ में पानी का परफेक्ट गोला था और दूसरे में दहकती हुई आग। भाई उसने कर दिखाया। उन तीनों बुजुर्ग जादूगर पे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो फटी आंखों से उसे देखते रह गए। जरा सोचिए, उन बेचारों की हालत 50 साल से हाई लेवल जादूगर बने घूम रहे हैं, और आज एक ऐसी लड़की ने उन्हें मात दे दी जो 5 मिनट पहले सबको चाय पिला रही थी। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे मोबाइल का नेटवर्क उड़ गया हो। भाई साहब, एसोसिएशन में तो एकदम फिल्मी माहौल बन गया है। एक तरफ खुशियों के लड्डू बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जलन की आग में कोई भस्म हुआ जा रहा है। जैस्मिन ने जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट एल्टन और उनकी टोली को देखा, बड़े अदब से नमस्ते किया। इधर हमारा हीरो ब्लेयर एमसी तो जैसे सातवें आसमान पर था। उसने तुरंत अपनी स्टार स्टूडेंट की तारीफों के पुल बांध दिए। देखा, मैंने कहा था ना, जैस्मिन जीनियस है। उसने रिकॉर्ड तोड़ टाइम में ये ट्रिक सीख ली। फिर उसने मासूमियत से वो सवाल दागा जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। तो सर, अब तो मैं टेस्ट में पास हो गया ना? पर बुजुर्ग प्रेसिडेंट साहब ने रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने नियम की पोथी खोल दी कि भाई, कोई भी नया जादू तभी मान्य होता है जब कम से कम 3 लोग उसे मास्टर कर लें। अब पूरी मैजिक सोसाइटी को बुलाकर देख लिया, सब के सब फुस हो गए सिवाय जैस्मिन के। बेचारा ब्लेयर तो फेल होने की कगार पे था और जैस्मिन का चेहरा भी उतर गया। पर तभी प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट मारा कि सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि ब्लेयर का ये तरीका तो जादुई दुनिया के लिए एक चीट कोड जैसा है जो भविष्य बदल सकता है। इसलिए वो सारे नियम ताक पर रखकर उसे न सिर्फ पास करते हैं, बल्कि उसे मैजिक सोसाइटी का मानद सदस्य ऑनरी मेंबर बनने का न्योता भी दे दिया। ब्लेयर ने कहा, सर, इज्जत देने के लिए शुक्रिया, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। प्रेसिडेंट ने उसे बोलने का मौका दिया और ब्लेयर ने बम फोड़ा। जैस्मिन को असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोट करना होगा। जैस्मिन तो वहीं स्टैचू बन गई। बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत का सितारा अचानक ऐसे कैसे चमक गया। इधर खुशी का माहौल था, उधर दुश्मनी का आगाज हो गया। थोड़ी देर बाद वही बैगनी बालों वाली लड़की आ गई। मतलब वही जिसने पहले काउंटर पे ब्लेयर को पूरा गरीबों वाला ज्ञान दिया था। तुम तो बस एक चेले हो और तुम्हारी औकात के हिसाब से वहां की किताबें तुम्हारे दिमाग में घुसेंगी भी नहीं। जैस्मिन के प्रमोशन की खबर सुनते ही वो लड़की सेक्रेटरी के कमरे में ऐसे तूफान बनकर घुसी जैसे किसी ने उसके सामने फ्री की नौकरी बांटनी शुरू कर दी हो। और वो फुल टाइम हीटर बन चुकी थी। उसने चिल्लाकर पूछा, कहाँ गए वो दोनों जैस्मिन और स्टूडेंट? जब सेक्रेटरी ने जवाब देने में थोड़ी देर की तो उसने आव देखा ना ताव, उसे धक्का दे दिया और बेवकूफ़ तक कह डाला। पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि वो लड़का लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल के बारे में पूछ रहा था। बस फिर क्या था, उसने अपना अगला निशाना तय कर लिया। भाई साहब, ब्लेयर अब उस जगह पहुंच गया है जहां जादू से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है सरकारी कागजी कार्रवाई। वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठकर अपनी नई जुगाड़ू तकनीक का मालिकाना हक साइन कर रहा है। ब्लेयर तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि इस फैंटेसी दुनिया में भी कॉपीराइट के नियम चलते हैं। यहाँ आप ड्रैगन से भी लड़ सकते हैं और अगर किसी ने आपकी जादुई तकनीक चोरी की तो उस पर मुकदमा भी ठोक सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने उसे पूरा बिजनेस मॉडल समझाया। देखो बेटा, हम इस तकनीक की मार्केटिंग करेंगे और जो भी ये चीट कोड सीखना चाहेगा उसे जेब ढीली करनी होगी। जो भी कमाई होगी वो तुम्हारे और सोसाइटी के बीच आधे आधे बंटेगी। और अगर किसी गरीब जादूगर ने चोरी छिपे इसे सीखने की कोशिश की तो भाई सोसाइटी उसे तुरंत पकड़ लेगी, ब्लैकलिस्ट कर देगी और सीधे जादू वाली जेल में डाल देगी। ब्लेयर बस बैठा बैठा यही सोच रहा था कि भाई, इनका विज्ञान तो अभी अंधकार युग में अटका है, पर इनके वकील भविष्य से आए लगते हैं। तभी बुजुर्ग प्रेसिडेंट ने कीमत का बम फोड़ा, 100 सोने के सिक्के। ये सुनते ही ब्लेयर के तो तोते उड़ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। पर प्रेसिडेंट साहब मामला गलत समझ बैठे। उन्हें लगा कि ब्लेयर इसलिए चुप है क्योंकि उसे कीमत बहुत कम लग रही है। वो घबराकर सफाई देने लगे। देखो, हम इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर किसी जादूगर ने पैसे दे दिए और वो इसे नहीं सीख पाया तो वो पूरी बारात लेकर हमारी बैंड बजाने आ जाएगा। ब्लेयर ने यहाँ अपना कूल फेस बनाए रखा और एक धाकड़ सोल्यूशन दिया। उसने सुझाव दिया कि एक तगड़ा चेतावनी डाल दो, ये सिर्फ उस्तादों के लिए है। खरीदने से पहले सोच ले, और हाँ, पैसे वापस नहीं होंगे। उसने एक चालाकी वाली शर्त भी जोड़ दी कि आखिरी फैसला हमेशा सोसाइटी और ब्लेयर का ही होगा। प्रेसिडेंट साहब थोड़े कंफ्यूज थे, तो ब्लेयर ने समझाया कि ये बेसिकली एक बचाव का रास्ता है ताकि नाराज ग्राहकों से बचा जा सके। बूढ़ा प्रेसिडेंट तो एकदम इंप्रेस हो गया। उसे लगा ब्लेयर बारीकियों का बड़ा जीनियस है। ब्लेयर ने भी मौका देखकर ताना ठोक दिया, गुरु, आप और हम दोनों एक ही थाली के जले हुए पराठे हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मिन हमारे हीरो ब्लेयर को लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर ले गई। वहां का नज़ारा देखकर ब्लेयर की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, वो जगह तो पहली मंजिल से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। जैस्मिन ने समझाया कि ये बड़े बड़े जादूगरों का खास अड्डा है, इसीलिए यहाँ अक्सर सन्नाटा बसा रहता है। यहाँ एडवांस किताबों का ऐसा भंडार था कि पढ़ते पढ़ते किसी का भी दिमाग पिघल जाए। जैस्मिन ने उसे टकटकी लगाए देखते हुए पकड़ लिया और पूछा कि क्या बात है। तो ब्लेयर ने एकदम मुंह पर कह दिया, मैम, आप इस नई यूनिफॉर्म में बड़ी ज़बरदस्त लगे हो। ये सुनते ही जैस्मिन तो टमाटर की तरह लाल हो गई और शर्माते हुए शुक्रिया कहा। माहौल को और ज़्यादा गुलाबी होने से बचाने के लिए ब्लेयर ने मुद्दे की बात की और अंदर की ताकत बढ़ाने वाली किताबें मांगी।
जैस्मिन एक सीढ़ी पर चढ़कर किताब निकालने लगी, पर तभी उसने सिनेमा लेवल की गलती कर दी। उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिरी। उसने आंखें बंद कर ली कि अब तो हड्डियां टूटेंगी, पर हमारे ब्लेयर ने उसे हवा में ही ऐसे लपक लिया जैसे किसी रोमांस एनिमे का हीरो हो। दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट हुआ और जैस्मिन पूरी तरह सकपका गई। उसे लगा जैसे वो किसी घिसे पिटे फिल्मी सीन को खुद जी रही है। पर भाई साहब, कबाब में हड्डी की एंट्री हो चुकी थी। एक लाल बालों वाली लड़की दूसरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी और कोने से ये सब जासूसी वाली नजरों से देख रही थी। उसने तुरंत अपना गंदा लॉजिक लगाया कि जैस्मिन ने पक्का अपनी ब्यूटी का भौकाल चलाकर ये प्रमोशन पाया है। वो बड़े नखरे दिखाते हुए ब्लेयर के पास आई और बड़ी नशीली आवाज में उसे चेन लुओ कहकर पुकारा। पर अपना ब्लेयर तो सख्त निकला। उसने तुरंत उसे झिड़क दिया, क्योंकि वो इन फालतू के खेलों के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने ब्लेयर को एग्जाम पास करने की बधाई देने के बहाने अपनी नागिन चाल दिखाई और यहाँ तक कह दिया कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि ब्लेयर उसकी अदाओं में फंस जाए, पर ब्लेयर पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़ी ठंडी नजरों से उसे देखा और साफ कह दिया, अबे भाग यहाँ से, सिर मत खा। उस लड़की का मुस्कुराती हुई तबाही वाला सारा प्लान फेल हो गया और वो सदमे में खड़ी रह गई, क्योंकि उसकी ये सस्ती चालें हमारे एमसी के सामने रद्दी बराबर थीं। उसने उस लड़की को साफ कह दिया, देख बहन, अब तू यहाँ से खिसक ले, क्योंकि जो किताबें मैं पढ़ने वाला हूँ उन्हें समझने के लिए जो दिमाग चाहिए वो तेरे पास है नहीं। वो लाल बालों वाली छमिया अब बेचारी बनने का नाटक करने लगी। उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी और ब्रेयर को पट्टी पढ़ाने लगी कि देखो, इस जैस्मिन पे भरोसा मत करना, ये पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करती है। पर हमारा एमसी बहुत तेज निकला। उसने तुरंत ताड़ लिया कि जैस्मिन ने तो आज तक इस लड़की का नाम तक नहीं लिया, तो साफ है कि यहाँ चुगली चाची जैस्मिन नहीं, बल्कि ये सामने खड़ी लड़की ही है। बात खत्म करने के लिए उसने सीधा बम फोड़ा, अगर तो अभी यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुई तो मैं सीधा प्रेसिडेंट एल्टन को बोलूंगा। बस ये धमकी काम कर गई और वो लड़की दम दबाकर वहां से भाग निकली। चलो भाई, अब जाकर मिला है सुकून। अब ब्लेयर अपनी किताबों में सिर खपा सकता था। देखिए, इस जादुई दुनिया में सबका यही मानना है कि अंदर की ताकत भगवान की मर्जी से मिलती है। अगर नसीब में जादुई टैलेंट लिखा है तो तुम राजा हो, वरना तुम बस भीड़ का हिस्सा हो। ज्यादातर जादूगरों को लगता है कि पावर बढ़ाने का बस एक ही रास्ता है, या तो 100 साल तक तपस्या करो या फिर पागलों की तरह तब तक जादू मारते रहो जब तक हाथ ना दुखने लगे। पर इस किताब का लेखक तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी निकला। किताब में दावा किया गया है कि जब भी कोई जादूगर नई तकनीक सीखता है तो उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है, पर जैसे ही वो आराम करके खुद को दोबारा चार्ज करता है तो उसकी पावर सूखने की क्षमता हमेशा के लिए बढ़ जाती है। भाई, लॉजिक इतना सीधा है कि सुनकर मजा आ जाए। ब्लेयर को बस अपनी जादुई ऊर्जा को बार बार पूरी तरह खत्म करना है और फिर उसे दोबारा भरने देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी आत्मा को जिम भेजना। ऐसा करके वो अपने नसीब की बंदिशों को तोड़ सकता है और इतना ताकतवर बन सकता है जितना उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। हमारा भाई तो एकदम जोश में था। उसे लगा कि बस अब शक्ति बढ़ाने का जुगाड़ हाथ लग गया है और वो जादुई दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। बिना एक सेकंड गंवाए वो सीधा एकेडमी की बाढ़ वाले अपने पसंदीदा कोने की तरफ दौड़ा, ताकि वहां जाकर कुछ धमाके कर सके। पर तभी उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई। वो अचानक ऐसे रुका जैसे किसी ने चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक मार दिया हो। उसे लगा कि भाई कुछ तो बहुत ज़रूरी काम था जो वो भूल गया है। वो किसी बड़ी मुसीबत की आशंका में भागता हुआ घर पहुंचा, पर वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने दोनों लड़कियां खड़ी थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा ऐसा था जैसे ब्लेयर ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। और सबसे बड़ा जुर्म क्या था? भाई साहब, रात का खाना बनाना भूल गए थे। ब्लेयर तो सन्न रह गया। उसे लगा कि ये लड़कियां तो एकदम असहाय पालतू जानवरों जैसी हैं, जो बिना उसकी मदद के एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं ढूंढ सकती। इसाबेल तो एकदम उछल पड़ी और उस पर चढ़ बैठी। अबे ओ, इतनी देर कहाँ लगा दी? हमारा खाना कहाँ है? बेचारी ब्लेयर ने बहस करने के बजाय एक लंबी आ भरी, अपना एप्रन पहना और घर बावर्ची वाली अपनी फूटी किस्मत को मंजूर कर लिया। उसने सफाई दी कि वो मैजिक सोसाइटी के कामों में फंस गया था और उसे लगा कि ब्रिटनी मैम ने रसोई संभाली होगी। तभी उसकी नज़र उस गुलाबी बालों वाली इसाबेल पर पड़ी और उसने पूछ लिया कि भाई, तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसाबेल ने ऐसा बम फोड़ा कि ब्लेयर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुन ले, आज से मैं पक्के तौर पर यहीं रहने आ गई हूँ। ये सुनकर ब्लेयर के हाथ से फ्राइंग पैन सीधा जमीन पर जा गिरा। उसकी तो जैसे रूह ही शरीर छोड़कर निकल गई हो। ये देखकर इसाबेल को बड़ी मिर्ची लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लेयर उसके जैसी लाजवाब लड़की के साथ रहने की खुशी में जश्न क्यों नहीं मना रहा है। ब्रिटनी मैम ने माहौल को ठंडा करने के लिए झूठ की चादर उड़ाई और कहा कि इसाबेल यहाँ इसलिए आई है ताकि ये सब मिलकर जादू और गणित की पढ़ाई कर सके। पर हमारा भाई इस पढ़ाई लिखाई वाले बहाने को एक सेकंड के लिए भी हजम नहीं कर पाया। वो वापस चूल्हे की तरफ मुड़ा और किसी बावले की तरह खुद से ही बड़बड़ाने लगा। इसाबेल ने उसे फुसफुसाते हुए पकड़ लिया और धमकियां देने लगी, पर ब्लेयर ने तय कर लिया कि अब वो इस किचकिच को अनसुना कर देगा। चाहे उसे कितने ही पैनकेक क्यों ना पलटने पड़े, आज वो अपना जादुई प्रयोग पूरा करके ही दम लेगा। आखिरकार रात का खाना मेज पर सजा और सब भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। इसाबेल ने तो सबसे पहले प्लेट साफ की और एक लंबी सुकून की आ भरी, भरेगी भी क्यों नहीं। आखिर खाना बनाने में उसने एक उंगली तक जो नहीं हिलाई थी। पर हमारे भाई ने तुरंत उसका सुकून छीन लिया और फरमान सुना दिया, बर्तन आज तू ही धोएगी। खाने के बाद जब सब हाथ मुंह धोने गए तो ब्लेयर को अचानक अभिभावक बनने का दौरा पड़ा। वो बिना दरवाजा खटखटाए बाथरूम में घुस गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसाबेल फिर से अपने बाल बांधना भूल गई है। भाई साहब, यहाँ तो भारी मिस्टेक हो गई। वो ठीक उस वक्त अंदर घुसा जब लड़कियां कपड़े बदल रही थीं। हमारे भाई का चेहरा तो आग के गोले से भी ज्यादा लाल हो गया और बदले में उसे थैंक यू की जगह क्या मिला? सीधा चेहरे पर बिजली की रफ्तार से आती हुई एक चप्पल। रात गहरा गई और जब सब खर्राटे भरने की तैयारी कर रहे थे, ब्लेयर अपनी मेज पर बैठा बैठा खुद को जादूगर कम और फुल टाइम आया ज्यादा महसूस कर रहा था। आखिर
उसका पारा चढ़ गया। वो कुर्सी से उछला और मेज़ पर जोर का हाथ मारते हुए बोला, मैं यहाँ नौकर बनने नहीं, जादू सीखने आया हूँ। उसने अपनी किताब उठाई और अपना निशाना चुना, फायरबर्ड तकनीक। ये दिखने में धाकड़ थी, कूल थी और उस चप्पल वाले कांड से ध्यान हटाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्लेयर पहले से ही चढ़ा हुआ था, उसे लगा फिर से कोई नया काम थोपने आ गया कोई। पर सामने इसाबेल खड़ी थी। वो बहाना बनाने लगी कि वो बस ये देखने आई है कि ब्लेयर ठीक तो है, शायद चप्पल मारने का पछतावा हो रहा था, पर हमारा भाई इतना भोला नहीं है। उसने फालतू की बातें काटी और सीधे पूछा, साफ साफ बता, चाहती क्या है? बेचारी इसाबेल सकपका गई और आखिर में मान ही लिया कि उसे नींद नहीं आ रही है। फिर उसने आधी रात वाला एक गहरा सवाल दाग दिया, तू आखिर अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहता है? लो भाई, अभी थोड़ी देर पहले वो उड़ती हुई चप्पलें चकमा दे रहा था और अगले ही पल उसकी मेज पर जिंदगी का संकट शुरू हो गया। हमारा भाई तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई विदेशी भाषा बोल दी हो। वो सोच रहा था कि अबे ये अचानक आधी रात को करियर काउंसलर बनकर क्यों बैठ गई है। इसाबेल ने समझाया कि उसका तो सिर्फ 1 साल बचा है और ब्लेयर के पास 2, इसलिए वो ये जानना जा रही है कि ग्रेजुएशन के बाद उसके बड़े प्लान्स क्या है। ब्लेयर का जवाब क्या था? पता नहीं, शायद यहीं एकेडमी में रुककर बच्चों को पढ़ाने में हाथ बटाऊंगा। वाह अरे ब्लेयर, क्या ऊंचे सपने हैं तेरे। ये सुनकर इसाबेल का तो पारा ही चढ़ गया। वो सीधा उस पर झपटी और उसका हाथ दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी को डूबने से बचा रही हो। उसकी आवाज में मिन्नतें थीं, तू मेरे साथ राजधानी क्यों नहीं चलना चाहता? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने कहा कि उसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो उसे वहां बड़े आराम से सेट करवा सकते हैं। असल में उसके दिमाग में तो पूरा फ्यूचर प्लान तैयार था, दोनों साथ पढ़ेंगे और उससे भी ज़रूरी बात, भाई साहब उसे रोज़ बढ़िया खाना बनाकर खिलाएंगे। मतलब लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक पर्सनल शेफ़ भी पक्का कर रही थी। अब इसाबेल इतनी करीब थी कि ब्लेयर के पसीने छूटने लगे। उसने घबराते हुए कहा कि देख, और ज़्यादा स्कूल जाना बस वक्त की बर्बादी है और मैं यहीं रहकर जादू सीखने में बहुत खुश हूँ। इसाबेल घबरा गई और पूछने लगी कि क्या ये एकेडमी उसके लेवल के लिए काफ़ी है? हमारे भाई ने साफ कह दिया कि ब्रिटनी मैम इतनी बड़ी जीनियस हैं कि वो उसे वह सब सिखा सकती हैं जो उसे चाहिए। जैसे ही इसाबेल ने ब्रिटनी मैम का नाम सुना, उसकी जलन वाली सुइयां चुभने लगीं। उसका लहजा पल भर में बदल गया। वो इल्ज़ाम लगाने लगी कि अच्छा, तो तू सिर्फ उस टीचर के करीब रहने के लिए यहाँ रुकना चाहता है? मुझे तो तू घास भी नहीं डाल रहा। वो किसी वकील की तरह उस पर दबाव बना रही थी कि तभी असली धमाका हुआ। दरवाज़ा धड़ाम से खुला। ब्रिटनी मैम अंदर आईं, शायद ये कहने कि सो जाओ बच्चों, पर नज़ारा देखते ही उनके दिमाग के तार जल गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने उन दोनों को उस अजीब हालत में बैठे देखा। बधाई हो ब्लेयर भाई, 5 मिनट के अंदर तुम एक जादुई रिसर्चर से सीधे एक चटपटी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के हीरो बन गए हो। अब मैडम को ये सब कैसे समझाओगे, ये तो भगवान ही जाने। रात का वो हंगामा खत्म हुआ और सुबह हो गई। आज ब्रिटनी मैम ने खुद मोर्चा संभाला और सबके लिए नाश्ता तैयार किया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक है। हमारा भाई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने पूरी रात नए नए जादू मार मार कर अपनी बैटरी लो की थी और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत वाकई बढ़ रही है। यानी अनलिमिटेड पावर वाला जुगाड़ 100% काम कर रहा है। पर तभी शांति का जनाजा निकल गया। ब्रिटनी मैम ने कल रात वाला मुद्दा छेड़ दिया और बड़े ही संस्कारी अंदाज में बोलने लगी कि देखो बच्चों, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, ये सब मसालेदार चीज़ें करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। ये सुनते ही बेचारे ब्लेयर के गले में निवाला अटक गया। उसने फौरन सफाई दी, मैम आप गलत समझ रही हो, हम तो बस ग्रेजुएशन और करियर की बातें कर रहे थे। ब्रिटनी मैम ने माफ़ी तो मांग ली, पर जो रायता फैलना था वो तो फैल चुका था। उधर इसाबेल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना कप मेज पर इतनी जोर से पटका कि लगा अभी फर्नीचर टूट जाएगा। वो गुस्से में फुफकारते हुए उठी और बोली, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। और जैसे ही वो हमारे भाई के पास से गुजरी, उसने गलती से अपनी कोहनी ब्लेयर के चेहरे पर दे मारी। भाई साहब, ये तो शुद्ध गुंडागर्दी थी। ब्रिटनी मैम बेचारी बस देखती रह गईं और पूछने लगीं, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? ब्लेयर ने बस एक ठंडी आह भरी, जैसे कह रहा हो, नहीं मैम, ये तो मेरी फूटी किस्मत का रोज का नाटक है। जब ये सारा शोर शराबा थमा तो ब्रिटनी मैम ने ब्लेयर से एक छोटा सा काम करने को कहा। उन्होंने उसे डेविल्स नंबर पे अपनी लिखी एक रिसर्च रिपोर्ट दी और उसे मैथमेटिक्स सोसाइटी में जमा करने को कहा। ब्लेयर मन ही मन हैरान था कि उसने तो मैम को बस थोड़े बहुत इशारे दिए थे, पर उन्होंने तो अपनी जीनियस खोपड़ी लड़ाकर पूरा रिसर्च ही खत्म कर दिया। आखिरकार ब्लेयर उस पते पर पहुंचा जहां बड़े बड़े गणितज्ञ बैठते थे। पर भाई वो कोई आलीशान महल नहीं, बल्कि ईंटों की एक पुरानी खटारा सी बिल्डिंग थी, जिसे देखकर लगे कि पिछली सदी से यहाँ किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाई। अंदर का हाल तो और भी बुरा था। हर तरफ कागजों के पहाड़, धूल और ऐसे लोग जो शायद हफ्तों से धूप देखना भूल गए थे। काउंटर पर बैठा अमछो वाला आदमी तो सिर उठाकर देखने को भी राजी नहीं था। उसने बस इतना कह दिया, जाओ उस अलमारी पर अपनी रिपोर्ट फेंक दो और अगर इनाम के पैसे लेने आए हो तो जाके मैनेजर से बात करो। स्वागत है ब्लेयर भाई गणित की जादुई दुनिया में। ये जगह ज्ञान का मंदिर कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रही है। ब्लेयर ने जैसे ही उस मूंछों वाले आदमी से कहा कि वो बस एक रिसर्च पेपर जमा करने आया है, उस आदमी का तो चेहरा ही उतर गया। वो भाई को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने साक्षात भूत देख लिया हो। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वो पूरे गले की ताकत लगाकर चिल्लाया, ब्लेयर भाई साहब। इतनी जोर की आवाज़ थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। हमारे भाई को तब एहसास हुआ कि वो तो इस इलाके का लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है। पास ही खड़ी एक सेक्रेटरी चहकते हुए बोली कि उसने भाई को सेमिनार में देखा था। बस फिर क्या था, गणित के दीवानों की पूरी फौज ऑटोग्राफ और सवालों की बौछार करने के लिए भाई पर टूट पड़ी। इतनी भीड़ और दबाव देखकर ब्लेयर ने सोचा
कि यहाँ से पतली गली से निकल लेना ही समझदारी है। उसने बहाना मारा कि अरे भाई, मैं तो बस अपने टीचर का डिलीवरी बॉय हूँ, और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पर तभी सेक्रेटरी ने पीछे से आवाज लगाई कि आप अपना इनाम लेने कभी भी वापस आ सकते हैं। जैसे ही पैसे का शब्द कान में पड़ा, भाई ने हवा में ही 180 डिग्री का पलटी मारा। जो बंदा भाग रहा था वो अचानक कमरे का सबसे आज्ञाकारी बच्चा बन गया। वो तुरंत पलटकर पूछा, कैसा इनाम, कितना इनाम, जरा विस्तार से बताओ भाई। वो मूंछों वाला आदमी अब शर्मिंदा होने लगा। उसे लगा कि उसने गलती कर दी, जो भाई को कोई भिखारी समझ लिया था। ब्लेयर ने अपनी आंखों में डॉलर के निशान छुपाते हुए बड़े टशन में इनाम के बारे में फिर से पूछा। वो आदमी दंग था कि भाई को इस सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसने समझाया कि ये मैथमेटिक्स सोसाइटी असल में गणितज्ञों की एक ऐसी टोली है जो मुश्किल सवालों पर इनाम रखती है। अगर आपने कोई ऐसा सवाल हल कर दिया जिसने सालों से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, तो आपको मोटा पैसा मिलेगा। जितना कड़क सवाल, उतना ही भारी माल। अब तो ब्लेयर पूरी तरह फोकस मोड में आ गया था। उसे माल दिख रहा था, तो उसने तुरंत उन अनसुलझी पहेलियों को देखने की इच्छा जताई। वो आदमी उसे एक ऐसी दीवार के पास ले गया जहां मोस्ट वांटेड मुजरिमों की जगह डरावनी इक्वेशन और फॉर्मूले टंगे थे। उस आदमी ने बताया कि ये सवाल उसके पैदा होने से पहले के यहाँ लटके हैं, और उसे उम्मीद नहीं कि कोई इन्हें कभी सुलझा पाएगा। ब्लेयर ने सोचा, चलो भाई, अब थोड़ा जलवा दिखाते हैं। उसने भीड़ को दूर रहने को कहा, जैसे अभी कोई धरती फाड़ प्रदर्शन होने वाला हो। वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया, एकदम मेन कैरेक्टर वाला पोज दिया, और अपनी आंखें बंद करके ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे हवा से जादुई शक्ति खींच रहा हो। देखने वालों की सांसें अटक गईं। एक बंदे ने कुछ बोलना चाहा तो दूसरे ने उसे चुप करा दिया। चुप रहे, जीनियस बंदा सोच रहा है, प्रेरणा आने वाली है। सब लोग दम साधे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक किसी की नजर दीवार पर पड़ी। दीवार खाली थी। ब्लेयर ने कोई जवाब नहीं ढूंढा था। उसने तो बस निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। भाई साहब तो कब के रफू चक्कर हो चुके थे। वो मूंछों वाला आदमी अब किसी खोए हुए कुत्ते की तरह यहाँ वहां देखने लगा और चिल्लाने लगा, अरे हमारा गणित का मसीहा कहाँ गायब हो गया। उधर हमारा काले बालों वाला हीरो गलियों में ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। उसके मन में तो लड्डू नहीं, बल्कि पूरे 500 सोने के सिक्के फूट रहे थे। उसे अब समझ आया कि वो जिस पुराने कबाड़ खाने जैसी बिल्डिंग को फालतू समझ रहा था, वो तो असल में कुबेर का खजाना है। उसे गणित के भविष्य की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना पैसा प्यारा था। वो सड़कों पर ऐसे पागल की तरह उछल कूद कर रहा था कि मासूम बच्चे उसे देखकर डर के मारे रास्ता बदल रहे थे। उसका प्लान एकदम झकास था। चोरी छिपे सारे सवालों की बैंड बजाओ, और फिर सीना तान कर सारा कैश बटोर लो। एक दिन बीता और मैथमेटिक्स सोसाइटी में फिर वही बोरियत भरा सन्नाटा पसर गया। वहां बैठा एक बंदा आंद्रे से पूछने लगा, अबे वो आंद्रे, सब उस ब्लेयर को जीनियस क्यों कह रहे हैं? कल तो वो ऐसे दुम दबाकर भागा जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। आंद्रे ने भी कंधे उचकाते हुए कह दिया कि भाई, उस दीवार पर जो सवाल सड़ रहे हैं उन्हें हल करना किसी के बस की बात नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा क्यों न हो। पर तभी दरवाजा खुला नहीं, सीधा धड़ाम से फटा। कागजों का एक बहुत बड़ा पहाड़ उनकी मेज पर पटका। हमारा भाई वापस आ चुका था, और वो यहाँ फालतू की राम करने नहीं आया था। उसने सीधे टशन में कहा, देख भाई, मेरे पास टाइम कम है, चुपचाप मेरा इनाम निकाल। वो मूंछों वाला आदमी उस कागजों के ढेर को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। उसने हकलाते हुए पूछा, बेटा, इनमें से कौन सा सवाल हल कर लिया तूने? ब्लेयर ने बड़े ठंडे अंदाज में ऐसी बात चिपकाई कि सबकी बोलती बंद हो गई। अरे भाई, ये कौन सा क्या होता है? सारे के सारे निपटा दिए हैं, सब इसी में है। ये सुनते ही मूंछों वाले आदमी को तो जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो बेचारा सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या कोई बुरा सपना। हमारे भाई ने, जो अभी भी अपनी चैनलों वाली पहचान में था, उसने यावो शहर की मैथमेटिक्स सोसाइटी के उन 23 असंभव सवालों को बस एक रात में कच्चा चबा लिया था। गणित की दुनिया तो अब आधिकारिक तौर पर तबाह हो चुकी थी, पर ब्लेयर का बैंक बैलेंस अब बहुत जल्द मस्तराम होने वाला था। भाई साहब, गणित के संस्थान में तो आज ऐसी दिवाली मनी है कि क्या ही कहें। बेचारे आंद्रे और उनकी चश्मिशों वाली टोली ने पूरा दिन पसीने बहा बहा कर हिसाब चेक किया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। उस मूंछों वाले आदमी ने आखिरी पन्ने की भी जांच पूरी कर ली थी, और भाई साहब, एक एक जवाब बिल्कुल सही निकला। पूरी मैथमेटिक्स सोसाइटी वहां अपना जबड़ा जमीन पर टिकाए खड़ी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस असंभव पहाड़ को वो सालों से नहीं हिला पाए, उसे कल के छोकरे ने 24 घंटे में मिट्टी में मिला दिया। इधर हमारा भाई तो बोरियत के मारे मरा जा रहा था। उसे तारीफों से इतनी चिढ़ हो रही थी कि वो कमरों के बीचों बीच किताबों के ढेर पर ही पसर गया और खर्राटे मारने लगा। आसपास के लोग तो पागल ही हो गए थे। कुछ लोग तो उसे गणित का भगवान तक घोषित करने की बातें कर रहे थे। आखिरकार आंद्रे की आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़े आदर से ब्लेयर को जगाया। हमारे भाई ने आंखें मलते हुए बस इतना पूछा, हो गया तुम्हारा खत्म? जैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि वो सही है, पूरा कमरा उसके सामने ऐसे झुक गया जैसे वो कोई शहंशाह हो। आंद्रे ने बड़े सम्मान से नाम पूछा तो उसने फिर से वही अपना धाकड़ नाम दोहराया, चिनलो। अब आया सबसे मीठा हिस्सा, रोकड़ा। ब्लेयर ने अपनी महानता दिखाने के लिए इनाम का एक छोटा सा हिस्सा लेने से मना कर दिया, ताकि वो प्रोफेशनल लगे और उन्हें लगे कि ये तो बस शुरुआत है। पर धोखे में मत रहना। जैसे ही उसे सोने के सिक्कों की भारी थैली मिली, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधा हवा की रफ्तार से मैजिशियन एसोसिएशन की तरफ भागा जैसे कोई सेल लगी हो। उसने जैस्मिन के सामने रुपयों से भरा थैला धड़ाम से पटका और सीधे डिमांड की, मैम, अब बढ़िया वाला माल निकालो, आज तुम्हारा भाई नए जादू खरीदेगा। दृश्य बदलता है। शहर से बहुत दूर एक घुड़सवार किसी तूफानी बारिश में अपने घोड़े को पागलों की तरह दौड़ा रहा है, जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो। आखिरकार उसे पहाड़ियों के बीच बसा याबो शहर का महल दिखाई दिया, और वो सीधा गेट पर जाकर रुका। गेट पर तैनात गार्ड्स ने अपनी चौड़ दिखाने की कोशिश की,
पर उस संदेशवाहक ने उन्हें एक पल में चुप करा दिया। उसने ऐलान किया कि उसके पास राजधानी से एक टॉप सीक्रेट संदेश है जो सीधा बड़े साहब के हाथों में ही देना है। वो चिट्ठी लाने वाला सीधा याबो शहर के मालिक लॉर्ड ओसडैम क्लैरियोस के दफ्तर में गया और वो सीक्रेट लेटर उनके हाथ में थमा दिया। जैसे जैसे क्लैरियोस ने उस चिट्ठी को पढ़ा, भाई साहब, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसने साक्षात भूत देख लिया हो। उसने घबरा कर पूछा, अबे, ये कोई मजाक वजाक है क्या? पर दूत ने साफ कर दिया कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि असली मुसीबत है। बैड नाम का वो खतरनाक बंदा पक्के तौर पर इसी शहर में मौजूद है। राजधानी वालों को ये तो पता है कि वो यहीं है, पर वो किस कोने में छुपा बैठा है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लॉर्ड की पत्नी ने जैसे ही ब्याड का नाम सुना, उसने पुराना इतिहास खोल दिया। अरे, ये ब्याड तो वही महागद्दार और तगड़ा जादूगर है ना, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। अब तो क्लैरियोस की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर इस बंदे का दिमाग फिरा और इसने अपनी जादुई ताकत दिखाई तो पूरा याबो शहर पल भर में राख का ढेर बन जाएगा। फिर हम देखते हैं, एकेडमी में बैठा हमारा भाई इस वक्त अपने हाथ से पेन गिरा रहा है। भाई साहब ने अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में पूरी रात जागकर नए नए जादू जो सीखे थे, उसकी वजह से उनके शरीर की ऐसी बैटरी लो हुई थी कि उनके हाथ में वो प्लास्टिक का पेन तक नहीं संभल रहा था। और तो और वो जो 500 सोने के सिक्के मिले थे वो भी भाई ने नए जादू खरीदने में उड़ा दिए थे। वो अब फिर से कंगाल हो चुका था और टेंशन में था कि अगली कमाई का जुगाड़ कहाँ से करें। तभी अपना टोबी, जो पैदाइशी जलकुकड़ा है, मौके का फायदा उठाने आ गया। वो ब्लेयर की टांग खींचते हुए मजाक उड़ाने लगा, क्यों भाई, जब से तू ब्रिटनी मैम के घर रहने गया है तब से तेरी हालत इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? जब टोबी वहां अपनी बकवास पेल रहा था तब क्लास की लड़कियां एक कोने में झुंड बनाकर गणित के भगवान की एक पेंटिंग को निहार रही थीं। उस ड्राइंग में ब्लेयर का दूसरा रूप यानी चेनलू एकदम हीरो वाले मर्दाने पोज में दिख रहा था। लड़कियों को ऐसे दीवाना होते देख टोबी को बड़ी मिर्ची लगी और वो बड़बड़ाने लगा, अरे कितनी बेवकूफ़ हैं ये लड़कियां, किसी अरे गहरे को भगवान मान बैठी हैं। ब्लेयर ने जब क्लास में इतना शोर शराबा सुना तो उसने मजे लेते हुए पूछ लिया, क्यों भाई, अब तुम लोग किस भगवान के चक्कर में पड़े हो? टोबी ने बड़ी टशन में समझाया, अरे तुझे नहीं पता, चेनलू नाम का एक रहस्यमय जीनियस आया है। उसने गणित के ऐसे 23 खतरनाक सवाल अकेले ही हल कर दिए हैं जिन्हें कोई छू तक नहीं पा रहा था। अब तो पूरे लॉन साम्राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूज रहे हैं। ये सुनकर हमारा भाई मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। अपनी तारीफ सुनकर किसे मजा नहीं आता, और उसे अंदर ही अंदर थोड़ी चिड़ भी हो रही थी कि लोग उसके असली नाम को छोड़कर उसके एक नकली नाम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। टोबी ने आगे अपना ज्ञान पेलते हुए कहा, वैसे जो भी हो, गणित में इतना तगड़ा बंदा पक्का कोई झुर्रियों वाला बूढ़ा ही होगा। कोई जवान लड़का तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी टोबी ने बात बदली और पूछा, वैसे ब्लेयर, क्लास के बाद जो जादुई ट्रेनिंग होने वाली है उसमें तो किसके साथ टीम बना रहा है? ब्लेयर थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्यों भाई, तू नहीं चल रहा क्या? टोबी ने थोड़े उतरे हुए चेहरे से माना कि उसका जादुई लेवल अभी बहुत कम है, इसलिए वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही उसने ब्लेयर को सावधान भी किया, भाई संभल कर रहना, इस बार ट्रेनिंग में दूसरे और तीसरे साल के सीनियर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये सुनकर ब्लेयर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि अब एकेडमी में और भी बड़ा रायता फैलने वाला है। खैर भाई, आखिरकार ट्रेनिंग का समय आ ही गया। टीचर्स ने आकर वही घिसा-पिटा भाषण देना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। उन्होंने समझाया कि इस ट्रेनिंग का मकसद जादू का असली दुनिया में इस्तेमाल करना सिखाना है। उन्होंने ये भी बताया कि पहाड़ों से ज्यादातर मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया गया है, पर फिर भी कोई बेवकूफों की तरह अकेले इधर उधर न भटके। मिशन एकदम सीधा था, 3 या 4 लोगों की टीम बनाओ, पहाड़ों में बस एक रात जिंदा बचकर काटो और कल दोपहर तक वापस आ जाओ। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था, है ना? पर जैसे ही जाने का घंटा बजा, असली ड्रामा शुरू हो गया। इसाबेल और एलिस पलक झपकते ही सीधे ब्लेयर के बगल में आकर खड़ी हो गई। अब दोनों सहेलियों के बीच कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए, इससे बचने के लिए हमारे भाई ने अपनी जीनियस खोपड़ी चलाई और खुद ही बोल पड़ा, एक काम करते हैं, हम तीनों साथ में ही टीम बना लेते हैं। एलिस को लगा कि ब्लेयर कितना भला लड़का है जो अपनी दोस्तों का इतना ख्याल रखता है, और वो खुशी खुशी मान गई। लेकिन इधर इसाबेल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने तो सोच रखा था कि पहाड़ों में ब्लेयर के साथ थोड़ा अकेले में वक्त बिताने को मिलेगा, पर एलिस के आते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। एलिस ने इसाबेल के उतरे हुए चेहरे को ताड़ लिया और पूछा, क्यों इसाबेल, तू हमारे साथ आ रही है ना? अब कोई और रास्ता न देखकर बेचारी इसाबेल को भी हाँ कहना पड़ा। ब्लेयर ने एक लंबी और चैन की सांस ली। चलो भाई, भगवान का शुक्र है कि वो दो लड़कियों के बीच होने वाले उस भयंकर रोमांटिक युद्ध से बाल बाल बच गया। अचानक सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पहाड़ के पीछे एक घने अंधेरे कोने में। वहां एक सफेद बालों वाला आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बारेड नाम के शख्स से कहता है कि सूरज पूरी तरह डूब चुका है। बारेड एक सेकंड के लिए चुप रहता है, शायद अपने मन में कोई खतरनाक विलेन वाला भाषण तैयार कर रहा था। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, हम सही जगह पहुंच चुके हैं। वो धुंध से ढकी पहाड़ियों की चोटियों को देखता है और एक ऐसी डरावनी लाइन बोलता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। या वो शहर अब कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। उधर दूसरी तरफ, जहां बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी, वहां रात हो चुकी थी और पूरे पहाड़ में जंगलों वाली डरावनी आवाजें गूंज रही थी। घास पर एक छोटा सा प्यारा सा सफेद खरगोश बैठा आराम कर रहा था। पर भाई, इस खरगोश को मासूम समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका था। उसने जैसे ही किसी के आने की आहट सुनी, उसने अपने मुंह में फायरबॉल ऐसे तैयार करना शुरू कर दिया जैसे कोई पोकेमोन हमला करने वाला हो। उसने हमला हवा में छोड़ भी दिया, पर इससे पहले कि वो किसी को लगता, वो आग का गोला हवा में ही फुस हो गया। ये जादू किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी इसाबेल ने रोका था। वो खुशी से उछल पड़ी कि उसने एक जंगली जानवर के जादू का तोड़ निकाल लिया। ब्लेयर ने हमेशा की तरह चलती फिरती किताब बनते हुए ज्ञान दिया, देखो,
अगर ये खरगोश इस आग के गोले को काबू नहीं कर पाता तो ये खुद ही लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी इसके शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है। तभी अचानक किसी ने ब्लेयर का कान पकड़कर खींच लिया। ये और कोई नहीं, फिर से इसाबेल ही थी। वो उसे डांटते हुए बोली, अबे ओ, खरगोश को ऐसे कान से नहीं पकड़ते। उसने ब्लेयर के हाथ से वो खरगोश छीन लिया और उसे सहलाने लगी। बेचारा ब्लेयर बस यही सोच रहा था कि भाई यहाँ मेरी ही रैगिंग क्यों हो रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी उसका दूसरा कान भी खिंचा, पर इस बार ये काम बड़े प्यार से एलिस ने किया था। वो ब्लेयर के बिल्कुल करीब आई और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, क्यों भाई, दर्द हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा था कि एलिस को इस ड्रामे में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। ब्लेयर ने माहौल को वापस जादुई ट्रेनिंग की तरफ मोड़ने की कोशिश की और एलिस से पूछा, क्या इस दुनिया में दूसरे जानवर भी जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं? एलिस ने हामी भरते हुए समझाया कि इस डिवाइन ग्रेस महाद्वीप पर लगभग हर इंसान और हर चीज के पास जादुई ताकत है, पर ज्यादातर जानवर सिर्फ एक ही तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दिमाग से थोड़े पैदल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये खरगोश सिर्फ आग फेंक सकते हैं या फिर पानी के छोटे मोटे बुलबुले छोड़ सकते हैं। उसने ये भी बताया कि ब्लेयर ने प्रोफेसर एंथनी से जो बड़ा सवाल पूछा था उसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। इसका मतलब साफ है भाई, हमारा हीरो ही इकलौता ऐसा बंदा है जो इस जादुई सिस्टम को जड़ से समझता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं प्रोफेसर एंथनी को, जो जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर से पीठ टिकाए खड़े हैं। उनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी बहुत बड़े संकट में डूबे हुए हैं। तभी अंधेरे में से एक साया उनके पास आता है। ये और कोई नहीं, वाइस प्रेसिडेंट अकील थे। वो प्रोफेसर को ऐसे खाली बैठा देख चढ़ गए और पूछने लगे कि भाई, तुम यहाँ पहाड़ों में पहरा देने के बजाय यहाँ खड़े खड़े मक्खियाँ क्यों मार रहे हो? एंथनी ने बड़े मायूस चेहरे से माना कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और इसकी वजह वही सवाल है जो ब्लेयर ने उनसे पूछा था। अब अकील के पेट में भी बात जानने की खलबली मची तो एंथनी ने पूरा मामला समझाया। देखो, उस लड़के ब्लेयर ने गौर किया कि जंगली खरगोश बिना किसी मेहनत के प्राकृतिक रूप से अपने मुंह से आग के गोले फेंक सकते हैं। तो उसका सवाल ये था कि हम इंसानों को भी वही आग का गोला फेंकने के लिए इतने मुश्किल जादुई मंत्र और हाथ पैर के इशारे क्यों करने पड़ते हैं। लो भाई, पहले एक बंदा दिमाग की दही कर रहा था, अब दो हो गए। ये सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट अकील के कदम वहीं के वहीं रुक गए और वो भी अपनी खोपड़ी खुजाने लगे। अब वो दोनों बड़े बड़े जादूगर उस घने अंधेरे जंगल में खड़े होकर पूरी तरह खरगोश के लॉजिक में खो चुके थे। आखिरकार अकील को झटका लगा और उन्हें याद आया कि भाई, वो यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। उन्होंने एंथनी को डांटते हुए कहा, अरे ये फालतू के ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जाओ जाकर स्टूडेंट्स की रक्षा करो। पर प्रोफेसर साहब भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, सर, बात तो आपकी ठीक है, पर आपने मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक दिया ही नहीं। अब अकील अंदर से झल्ला गए और शायद उन्हें इस बात की शर्म भी आ रही थी कि इतने बड़े पद पर होकर भी उन्हें इसका जवाब नहीं पता। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की और सीधे ऑर्डर दे दिया, चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से निकलो। मानना पड़ेगा भाई, शहर पर इतना बड़ा हमला होने वाला है, पर यहाँ इन बुद्धिजीवियों को खरगोशों के जादू की टेंशन खाई जा रही है। उधर हमारे भाई की टोली ने आग के पास बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया, पर वहाँ का माहौल अचानक बड़ा ही अजीब हो गया। इसाबेल ने अपनी शर्ट को कुछ इस तरह पकड़ा जैसे वो ब्लेयर का ध्यान भटकाना चाहती हो और भाई को याद दिलाते हुए बोली, तुम पहले ही कुछ महसूस कर चुके हो ना? अब साफ साफ बताओ कि किसके पास ज़्यादा बड़ा है, मेरे पास या एलिस के पास? भाई साहब, वो यहाँ अपने अपने खरगोशों के साइज़ की बात कर रही थी, पर ब्लेयर तो शर्म के मारे पानी पानी हुआ जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई ऐसा जादू होता जिससे वो गायब हो जाता। एलिस को तो इस ड्रामे में बड़ा मज़ा आ रहा था, सो उसने आग में घी डालते हुए कह दिया, एक काम करो, पक्का करने के लिए तुम मेरे वाले को एक बार फिर छूकर देख लो। इसाबेल भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो ऊंची आवाज में दावा करने लगी कि उसका खरगोश ही सबसे बड़ा है और ब्लेयर को ये बात माननी ही पड़ेगी। उसने जबरदस्ती उस बेचारे जीव को भाई की गोद में ठूंसने की कोशिश की, पर वो खरगोश भी अब इस लड़ाई का मोहरा बनते बनते तंग आ चुका था। उसने अपने पैर चलाए, इसाबेल की पकड़ से छूटा और सीधे घने अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकला। लड़कियों ने देखा कि वो खरगोश भागकर एक खोखले पेड़ के ठूंठ के अंदर घुस गया और बाहर सिर्फ उसकी पूंछ दिख रही थी। इसाबेल उसे घसीटकर बाहर निकालने के लिए उस छेद में झांकने लगी, पर तभी वो प्यारा सा माहौल पल भर में खत्म हो गया। उस छेद के अंदर से एक बहुत ही डरावनी और भारी गड़गड़ाहट गूंजी और पूरी जमीन थर थर कांपने लगी। ब्लेयर और लड़कियों को समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। तभी लड़कियों के पैरों के नीचे की जमीन किसी भूखे मुंह की तरह खुल गई और एक कुएं जैसा गड्ढा बन गया जिसने उन दोनों को सीधे अंदर खींच लिया। वो दोनों जमीन के नीचे बने एक छुपे हुए कमरे में जा गिरी और ऊपर से मिट्टी और मलबे का पहाड़ उनके ऊपर आ गिरा। जब ऐसा लगा कि वो दोनों हमेशा के लिए उस मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं, तभी मिट्टी के ढेर से इसाबेल का हाथ बाहर निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में कोई ज़ॉम्बी बाहर आता है। वो उस मलबे से रेंगती हुई बाहर निकली। उसका हुलिया ऐसा हो रखा था जैसे अभी अभी किसी पहाड़ के खिसकने से बची हो। बाहर आते ही उसने बिना देर किए एलिस को भी उस मलबे से खींचकर बाहर निकाला और उसकी धूल साफ की। जान तो बच गई थी भाई, पर उन्होंने बड़े ही खतरनाक तरीके से एक छुपे हुए डंजन की खोज कर डाली थी। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे का सहारा लेकर वहां खड़ी हो गईं और ये सोचने लगीं कि भाई, वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बच गईं। उन्होंने जब और उस छेद की तरफ देखा जहां से वो गिरी थी, तो साफ समझ आ गया कि वापस उस रास्ते से ऊपर जाना तो नामुमकिन है। इसाबेल ने आसपास की जगह पर नजर दौड़ाई तो देखा कि दीवारों को रोकने के लिए पुरानी लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे। ये जगह देखने में बिल्कुल किसी पुरानी छोड़ी हुई सुरंग या खदान जैसी लग रही थी। पर यहाँ आकर एलिस की हिम्मत जवा दे गई। उसका डर और घबराहट जैसे ही थोड़े कम हुए, वो सीधे ठंडी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो चुकी थी।
उसने बेहोश होने से ठीक पहले बस एक बार ब्लेयर का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। एलिस को इस हालत में देखकर इसाबेल के तो हाथ पैर फूल गए। वो पूरी तरह घबरा गई और उसने जब एलिस की नब्ज जांची तो पता चला कि उसकी सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई चल रही थीं। अपनी सहेली की जान बचाने के लिए इसाबेल ने बिना सोचे समझे सीधे उसे मुंह से सांस यानी माउथ टू माउथ देना शुरू कर दिया ताकि उसके फेफड़ों में हवा पहुंच सके। और भाई, ये तरकीब एकदम जादुई तरीके से काम कर गई। एलिस अचानक उठकर बैठ गई। वो पागलों की तरह खांसने लगी और हाँफने लगी। उसका चेहरा खांसते खांसते एकदम लाल हो गया, पर शुक्र है भगवान का कि उसकी जान बच चुकी थी। जब एलिस की खांसी थोड़ी थमी तो जान में जान आने के बाद इसाबेल ने पूछा कि वो ठीक तो है ना। एलिस अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। उसने घबराते हुए पूछा कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। इसाबेल ने बस एक अंदाजा लगाते हुए कहा कि ये शायद कोई पुरानी खदान है। पर एलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने आज तक एकेडमी के इतने पास किसी खदान के होने के बारे में कभी नहीं सुना। तभी इसाबेल का ध्यान पास ही बने एक रहस्यमयी दरवाजे पर गया, जो देखने में वहां से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता लग रहा था। कुछ पल की शांति के बाद एलिस ने बड़े ही भावुक होकर इसाबेल की तरफ देखा और दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये सुनते ही इसाबेल का जो रिएक्शन था, भाई साहब, वो देखने लायक था। वो वहीं की वहीं एकदम जम गई और अपनी सहेली को ऐसे घूरने लगी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। जब एलिस ने हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ, तो इसाबेल ने बिना कोई लाग लपेट के सीधे मुंह पर बोल दिया, यार मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तेरे मुंह से कभी मुझे थैंक यू सुनने को मिलेगा। मानना पड़ेगा भाई, मौत के मुंह से बाहर आने के बाद भी इन दोनों के बीच की ये पुरानी दुश्मनी और जलन अभी भी पूरी तरह जिंदा है। बाहर का नज़ारा अब पूरी तरह बदल चुका था। जो मजेदार शिकार वाली ट्रिप थी वो अभी डरावने सपने जैसी बन गई थी। शुरुआत में तो स्टूडेंट सिर्फ इस बात से चिढ़े हुए थे कि इस भूकंप की वजह से सारे जादुई खरगोश भाग गए और अब वो सब एग्जाम में फेल हो जाएंगे। आर्ची ने थोड़ा लीडर बनने की कोशिश की और सबको शांत रहने को कहा, पर उसका ये सुकून कुछ ही पलों का मेहमान था। तभी प्रोफेसर एंथनी भागते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने एक बहुत ही बुरी खबर दी। हमने ज्यादातर इलाके को खाली करा लिया है, पर अभी भी टीचर्स पूरी लिस्ट चेक कर रहे हैं। इस वक्त प्रोफेसर कुक बच्चों की गिनती करने में लगे थे ताकि पता चल सके कि कौन कौन बाहर नहीं आ पाया है। अभी बाकी लोग इस बात को ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि तभी अचानक घोड़ों के टापों की भारी आवाज सुनाई दी। लोहे के भारी कवच पहने सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी वहां आ धमकी और चिल्लाने लगी, सब रास्ते से हट जाओ वरना घोड़ों के नीचे कुचल दिए जाओगे। भाई, कोई एकेडमी के सीधे साधे गार्ड्स नहीं थे। ये लोग तो ऐसे दिख रहे थे जैसे सीधे जंग के मैदान से आ रहे हो। प्रोफेसर एंथनी तो एकदम हैरान रह गए कि भाई, बच्चों की इस पिकनिक या फील्ड ट्रिप के बीच अचानक सेना की ये टुकड़ी यहाँ क्या कर रही है। पर यहाँ सबसे ज्यादा डरा हुआ आर्ची दिख रहा था। वो उन सैनिकों को बस घूरे जा रहा था और डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, क्योंकि उसने सारी कड़ियों को आपस में जोड़ लिया था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में वो बात बोल दी जिसे सोचने से भी सबको डर लग रहा था। ये भूकंप कोई कुदरती आफत नहीं था, ये तो हमारा ध्यान भटकाने की एक चाल थी। सैनिकों की मची अफरा तफरी से दूर नीचे अंधेरी गुफाओं में लड़कियां बहुत ही ऊंचे लेवल के जादू के आमने सामने खड़ी थीं। इसाबेल ने जैसे ही उस रहस्यमयी दरवाजे को धकेला तो अंदर एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया, जो किसी दूसरी ही सदी का लग रहा था। उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा खंभा खड़ा था, जिसमें से डरावनी बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी। यही नहीं, उस खंभे के चारों तरफ हवा में कुछ चमकते हुए जादुई निशान तैर रहे थे। इसाबेल, जो किसी भी रहस्य को देखकर तुरंत कूद पड़ती है, उसने उन निशानों को पढ़ने और समझने की कोशिश की। पर भाई, एकेडमी की टॉप स्टूडेंट होने के बाद भी वो लिखावट उसके पल्ले नहीं पड़ी। वो भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझना बिल्कुल नामुमकिन था। जब दिमाग वाला तरीका काम नहीं आया तो उसने सोचा कि चलो देसी जुगाड़ अपनाते हैं और सीधे उस खंबे को हाथ लगाकर देखते हैं कि होता क्या है। पर भाई, ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो गई। जैसे ही उसकी हथेली उस खंभे से छुई, उस खंभे में से मैजिक एनर्जी का ऐसा खतरनाक झटका लगा कि इसाबेल सीधे हवा में उड़ती हुई 10 मीटर दूर जाकर गिरी। एलिस बेचारी डर के मारे उसकी तरफ भागी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, पर अपनी इसाबेल भी कम नहीं है। उसने धूल झाड़ी और ऐसे खड़ी हो गई जैसे बस पैर फिसल कर गिर गई हो। उसने साफ कह दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसे ये समझ आ गया था कि ये खंबा कोई मामूली शोपीस नहीं है, बल्कि इस पर बहुत ही ऊंचे लेवल का सुरक्षा कवच लगा हुआ है। अब लाल बालों वाली एलिस ने अपनी खोपड़ी दौड़ाई और पुरानी किताबों में पढ़े ज्ञान को याद करने लगी। उसने एक पुरानी कहानी बताते हुए कहा, मैंने प्राचीन जलुई किताबों में पढ़ा था कि सदियों पहले एक पुरानी सभ्यता के लोग कॉपर के बहुत बड़े बड़े खंभे बनाते थे और उन पर जादुई नक्काशी करते थे। फिर उन खंभों को तांबे के तारों से जोड़कर वो एक बेहद शक्तिशाली मैजिक फील्ड तैयार करते थे। इसाबेल को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने पूछा, पर यार, इतना बड़ा जादुई चक्र बनाने का फायदा क्या था। यहाँ आकर एलिस का भी दिमाग चकरा गया। उसने बस एक तुक्का लगाते हुए कहा, शायद ये किसी बहुत बड़े काम के लिए था, जैसे एक साथ बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए या फिर आसपास की सभी चीज़ों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए। पर जो भी हो भाई, एक बात तो पक्की है कि ये कोई पुरानी खदान नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी और खतरनाक जगह है। अभी लड़कियां वहां इतिहासकार बनने की कोशिश कर ही रही थीं कि अचानक उस पुरानी गुफा का शांत माहौल पल भर में तबाह हो गया। ऊपर से लोहे के तीरों की एक पूरी बौछार उनके ऊपर होने लगी। वो तीर इतनी तेज रफ्तार से आ रहे थे कि हवा में गिरते गिरते ही उनके ऊपर बर्फ की एक पूरी परत चढ़ गई थी। पर शुक्र है भगवान का कि निशाना थोड़ा चूक गया और वो तीर उनसे कुछ मीटर की दूरी पर जाकर गिरे। उन्होंने जब ऊपर आंखें उठाईं तो देखा कि सीढ़ियों की रेलिंग से टेक लगाए एक गोरे बालों वाला लड़का बड़े टेंशन में खड़ा था। उसने हाथ में एक बहुत बड़ा तीर ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो कोई टूथपिक दांत खोदने की तीली हो।
वो पूरा लोहे के भारी आर्मर में पैक था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सस्पेंस था। उसने बड़े ही घमंड वाले अंदाज में कहा, मानना पड़ेगा भाई, तुम लोग काफी चालाक हो जो एक बार में ही सीधे परलोक नहीं सिधा रही। एलिस ने हिम्मत जुटाई और बात का सिरा पकड़ने के लिए सीधे चलाकर पूछा, अबे ओए कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? उस लड़के ने वही घिसा पिटा विलन वाला डायलॉग मार दिया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और फिर उसने ऐसा बम फोड़ा कि लड़कियों के होश उड़ गए। उसने साफ साफ कह दिया, वैसे जो भी हो तुम दोनों का खेल अब खत्म है, तुम मरने वाली हो। वो ये बात इतने भरोसे से बोल रहा था जैसे मैच शुरू होने से पहले ही उसने जीत का जश्न मना लिया हो। अब लड़कियां भी कोई हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली तो थी नहीं। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत अपना पूरा फोकस लगाया, अपनी सबसे तगड़ी जादुई ताकत बटोरी और एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाकर सीधे उसके मुंह पर दे मारा। पर वो लड़का अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो बस वहीं खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा जबकि वो आग का गोला चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर क्या था भाई, पलक झपकते ही हवा में से बर्फ की एक बहुत मोटी और मजबूत ढाल अपने आप सामने आ गई। वो आग का गोला उस ढाल से टकराया और हवा में ही फुस हो गया। भाई साहब, उस लड़के का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसने तो अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी और लड़कियों का सबसे तगड़ा हमला बेकार चला गया। अब इसाबेल और एलिस वहां अपना जबड़ा जमीन पर टिकाए खड़ी थी। उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि ये बंदा कोई एकेडमी का स्टूडेंट या जंगल का कोई मामूली जानवर नहीं है। ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल का जादूगर है जो बिना हाथ पैर हिलाए उनके सबसे धाकड़ हमले को भी चुटकियों में धूल चटा सकता है। उस गोरे हमलावर ने सोचा कि अब बहुत खेल हो चुका। उसने सीधे एक लंबी छलांग मारी और पलक झपकते ही लड़कियों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया और एक जोरदार लात मारकर इसाबेल को दूर फेंक दिया। इसाबेल बेचारी जमीन पर लुढ़कती चली गई। उसे गिराते ही उस विलेन ने तुरंत अपना निशाना एलिस की तरफ घुमाया। एलिस ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर भाई उस लड़के की रफ्तार के सामने वो कहीं नहीं खड़ी थी। इससे पहले कि एलिस अपनी पलक भी झपका पाती, उस लड़के ने अपना भारी भरकम भाला सीधे दीवार में दे मारा, वो भी एलिस के सिर से मात्र कुछ इंच की दूरी पर। यह ताकत का ऐसा डरावना प्रदर्शन था कि एलिस डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसका शरीर हिलना तक भूल गया। वो सफेद बालों वाला लड़का बस वहीं खड़ा होकर एक ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ एलिस को तड़पते हुए देख रहा था। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और एलिस को हवा में उठा लिया। बेचारी की सांसें अटकने लगीं और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब तो साफ हो चुका था कि भाई साहब बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उसका तो सीधा देखते ही गेम खत्म वाला प्लान चल रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक डरावनी शांति लाते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में माफी मांगते हुए कहा, मुझे तुम दोनों को काम तमाम करना ही होगा। वो सीधे एलिस की आंखों में देख रहा था और उधर एलिस का दम घुटने लगा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एलिस बस बेहोश होने ही वाली थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी इन दोनों लड़कियों का खेल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।